समझिए आज हम कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसा कैंसर जो पेट की बीमारी के तौर पर शुरू होता है और जब इसको हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है और बाद में समझिए वो कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाता है। उस सिचुएशन में समझिए अगर आप देखें सिस्टोग्रेड, डायमंड, ओरोग्रेड, गोधन अर्क और समझिए सब जब इनको हम एक साथ दें तो उनके कौन से इम्पैक्ट आते हैं वो हम समझिए आज देखेंगे और देखेंगे कि कैसे सिस्टोग्रेड डायमंड के इस्तेमाल से हम स्पेसिफिक मॉडल्स में समझिए हम इम्पैक्ट देख सकते हैं कि कैसे कोलाइटिस और कोलाइटिस की वजह से होने वाले कैंसर समझिए बचा जा सकता है। कोलन कैंसर समझिए कोलोरेक्टल कैंसर नीचे का ना, ओहो समझिए गोधन अर्क पर समझिए हमने लगभग 12 अलग अलग बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट ट्रायल किए हैं जिन पर लगभग समझिए 150 से ज़्यादा प्रोटोकॉल्स का नया इस्तेमाल किया गया है। कुछ स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट सिर्फ गोधन अर्क के साथ ही किए हैं और समझिए सिर्फ केमिकल करेक्टराइजेशन नहीं, उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैंसर से लेकर डायबिटीज़ तक, थायराइड की दिक्कत से लेकर समझिए स्किन डिजीज़ तक उनके बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही अच्छे इम्पैक्ट हमें देखने को मिले हैं। और सिर्फ समझिए हम ही तक नहीं है, समझिए वो सब डेटा देख कर जो हमारे आसपास के और रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं इंक्लूडिंग IIT रुड़की समझिए वो लोग भी अब उस पर रिसर्च हो रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे गोधन अर्क के अंदर विश्व के वैज्ञानिक गोधन अर्क पर, पंचगव्य पर अब रिसर्च कर रहे हैं कि समझिए हमने एक ऐसा कंपैरेटिव स्टडी करके देखा जो सिंथेटिक वर्ड की बड़ी एंटी कैंसर दवाइयां हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं और जो समझिए कैंसर को सिर्फ होल्ड करने का काम करते हैं, उनके कंपैरिजन में समझिए गोधन अर्क का रेस्पॉन्स सुपीरियर पाया गया। और हम देखा जो कैंसर सेल्स का बढ़ने का तरीका है, अगर हम ऐसे एनिमल्स के अंदर कैंसर के सेल्स डालें जो समझिए अपना नया घर बनाते हो, वो समझिए नया घर भरने का प्रोसेस भी गोधन अर्क के ट्रीटमेंट से समझिए कम हो जाता है, हल्का हो जाता है। कैंसर की सेल्स ज़्यादा उतनी नहीं बढ़ पाती और फिर हमारे शरीर की जो इन्नेट इम्यूनिटी है समझिए उन सेल्स को बीन बीन कर क्लियर आउट कर देती है। तो ये एक बड़ी वाली बात है कि कैसे कैंसर जैसी सिचुएशन से भी समझिए गोधन अर्क से समझिए लड़ा जा सकता है, लड़कर जीता जा सकता है। तो समझिए अगर हम अपनी बड़ी आंख को देखें, माइक्रोस्कोप के अलावा अपनी पूरी आंखों से देखें समझिए ऐसी दिखाई देती हैं जो भी हम स्क्रीन पर देखते हैं। इसको समझिए ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है इसको समझिए हम कोलोन कहते हैं और इसके जो नीचे का हिस्सा है समझिए जिसको हम रेक्टम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मलाश है। समझिए ये जो पूरा प्रोसेस है इसके अंदर हमारे पाचन की बहुत सारी क्रियाएं होती हैं और समझिए ये जो अगर ये ऑर्गन हेल्दी रहे तो समझिए हम जनरली हेल्दी रहते हैं। जैसे समझिए आप हमें बार बार बताते हैं कि अगर आंत अच्छी है, गट अच्छी है तो समझिए हम बढ़िया रहते हैं। जितने भी अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं जो हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, जो समझिए हमारे साथ सहचार्य में रहते हैं और बताते हैं कि कैसे हमारे शरीर की इम्यूनिटी अच्छी रहे, वो सब समझिए इन्हीं हिस्सों में रहते हैं, यही उनके रहने का ठिकाना है। तो इसके अंदर अगर समझिए हमारी हेल्थ अच्छी रहे तो हम लंबे समय तक अच्छे रहते हैं। ये समझिए बहुत क्रिटिकल ऑर्गन है, हमारे शरीर के काफ़ी बड़े काम समझिए इसी हिस्से से किए जाते हैं। अब इसके अंदर अगर समझिए दिक्कत आ जाए तब बीमारियां पैदा होती हैं और जो बेसिक बीमारी समझिए वो है अल्सरेटिव कोलाइटिस। कोलाइटिस मतलब कोलन, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, तो कोलाइटिस वर्ड समझिए यहाँ से आता है। अल्सरेटिव मतलब अल्सर, इसमें छोटे छोटे घाव पैदा हो जाते हैं जिनसे समझिए कभी कभी रक्त भी बाहर आता है समझिए और कभी कभी इनसे जो आंत की दिक्कत है वो भी इसी की वजह से आती है। अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो समझिए हमारा कोलन ऐसा दिखाई देता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, अच्छे साफ सुथरे सेल्स हैं जहां हमारे पाचन का जो फाइनल तंत्र है वो पूरा होता है। और इसी के अंदर समझिए अगर ऐसे घाव आ जाएं कोलन के अंदर समझिए ऐसे कोलाइटिस हो जाए तो ये समझिए इन्फ्लेमेशन के चेंज होने की वजह से होता है। और जब हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन बहुत लंबे समय तक बरकरार रहे तो ये समझिए छोटे छोटे अल्सर बन जाते हैं और ये बाद में समझिए कोलन की लाइनिंग में आ जाते हैं और ब्लीडिंग और समझिए पस का बनना शुरू हो जाता है। वो जो पस है समझिए वो भी आंत के तौर पर दिखाई देता है। और जब ये बीमारी आगे बढ़ जाए तो समझिए इसके अपने अलग अलग घटक हैं। मेडिकल टर्म्स में समझिए इनको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है कि कोलन के कौन से हिस्से में ये बीमारी है और उसके आधार पर समझिए इनको अलग अलग नाम दिया जाता है। ये थोड़ी सी शुरुआत का हिस्सा है और ये समझिए बाद का हिस्सा है, इसको हम पैन कोलाइटिस कहते हैं। पैन मतलब पूरी तरह, तो पूरी जगह समझिए अब ये फैल जाता है तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस का एक बहुत ही हाई एंड बीमारी बन जाती है। इससे लड़ना और समझिए बहुत दिक्कत वाला बन जाता है। लोगों को बहुत अलग अलग टाइप की दिक्कत आनी शुरू हो जाती हैं, ब्लीडिंग होती है और समझिए जो भी खाते हैं खाते ही
समझिए पेट में नहीं रोक पाते, जहाँ भी खाना खाने जाते हैं पहले देखते हैं कि आसपास टॉयलेट कहाँ पे है, समझिए ऐसी हालत भी बननी शुरू हो जाती है। और इसके जो अपने इम्पैक्ट हैं समझिए वो तो हैं, और उसके कॉज में आप देखें समझिए ऑटो इम्यूनिटी से लेके बैड गट डाइवर्सिटी, मतलब पेट के अंदर जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं अगर उनकी डाइवर्सिटी खराब हो जाए वो, और उसके साथ साथ समझिए हमारी डाइट अच्छी ना हो, हमारा व्यवहार अच्छा ना हो, खाने के प्रति हमारी उदासीनता रहे, समय पे ना खाएं और जो भी खाएं वो अच्छा ना खाएं, तो समझिए वो भी इसी एक बीमारी का कारण है। जेनेटिक्स भी समझिए इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी परिवार में किसी पीढ़ियों तक कोई ऐसी बीमारियां चल रही हों तो आगे भी नई पीढ़ी को भी उसकी उस बीमारी के होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। इसके सिम्टम्स हैं समझिए ब्लडी स्टूल, डायरिया, पेट में दर्द, और समझिए उसके साथ साथ बहुत तेज़ी से वजन का कम होना, थकान का बना रहना, और समझिए इसके जो अपने सिचुएशन है वो तो है ही हैं, ये समझिए और भी बीमारियों को साथ लेके आता है। आँखों के नीचे दर्द, जॉइंट्स में पेन, एनीमिया, और समझिए डिहाइड्रेशन से लेके लीवर की प्रॉब्लम भी समझिए इसी ही बीमारी से लिंक होती हैं। पर यह बीमारी अगर समझिए बनी रहे तो इसके इतने सारे घटक हैं, आप देखें समझिए बहुत कुछ और इस बीमारी के साथ आता है, पर जो बड़ी वाली दिक्कत है समझिए वो है कोलोरेक्टल कैंसर। अगर ये बीमारी लंबे समय तक बनी रहे तो समझिए कोलोरेक्टल कैंसर होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। आज हम इसी के बारे में समझेंगे, देखेंगे कि कैसे आगे बढ़ता है और समझिए कौन से इसके रिस्क रहते हैं। तो समझिए अगर आप देखिए ये नॉर्मल हमारी कोलन एपिथेलियम है, हमारी जो आंतों की जो लाइनिंग है वो समझिए ऐसी है, नेचर ने ऐसी सुंदर सुंदर बनाई है। अगर इसके अंदर सूजन आ जाए तो समझिए सूजन की वजह से आप देखेंगे ये सेल्स अलग अलग तरीके से इन सिग्नल को रेस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं, और आप देखें समझिए सूजन आती है, सेल्स मोटे मोटे बन जाते हैं। उसके बाद समझिए डिस्प्लेजिया, मतलब कि जो इंजुरी है वो समझिए बढ़ जाती है, और उसके बाद आप देखें समझिए कुछ नए सेल्स आके अपना घर बनाते हैं, और जो आप यहाँ देख रहे हैं समझिए जहाँ मेरा कर्सर है ये समझिए कैंसर सेल्स हैं जो नॉर्मल कंडीशन से इन्फ्लेमेशन के बाद एक ट्यूमर जैसी कंडीशन तक आ जाते हैं। ये समझिए बीमारी प्रोग्रेसिव है, एक बार यहाँ से शुरू होकर अगर इस पर यहाँ काबू ना किया जाए तो समझिए कोलाइटिस एसोसिएटेड कैंसर के तौर पर दिखाई देती है। ये है वो ट्यूमर जो समझिए फिर बाद में बहुत परेशान करते हैं। इससे लड़ने के लिए समझिए फिर हमें और अलग अलग टाइप की दवाइयों पे, अलग अलग तरह की थेरेपी पे, सर्जरी तक समझिए कभी कभी जाना पड़ता है। तो इनको समझिए अगर हम इसी स्टेज पर होल्ड कर लेते हैं तो शायद इस बीमारी तक समझिए नहीं पहुँचते हैं, पर अगर यहाँ भी पहुँच जाएँ तो क्या करना चाहिए समझिए वो आज हम देखेंगे। तो इसके जो रिस्क हैं समझिए एक तो ये है कोलाइटिस के साथ साथ लिवर की प्रॉब्लम तक, इन्फ्लेमेशन के साथ साथ समझिए बीमारी की ड्यूरेशन तक, ये भी समझिए इसी ही बीमारी के बड़े रिस्क फैक्टर हैं। अब हम समझिए बात करेंगे कि सिंथेटिक वर्ड में इसके लिए क्या दवाई दी जाती है। समझिए या तो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, सर्जरी, क्रायोथेरेपी समझिए ठंडा करके उस ऑर्गन को फ्रीज कर देते हैं, या समझिए पर्सनलाइज टारगेट थेरेपी। इतने सारे कुछ समझिए तरीके आजकल हैं, और सच पूछिए समझिए इनमें बहुत सारे तरीके आज भी उतने सक्सेसफुल नहीं हैं। जो बीमारी से परेशानी समझिए उससे निकलने में बहुत दिक्कत आती है, पर उसके बावजूद आप देखें इतने सारे समझिए साइड इफ़ेक्ट हैं। जितने भी आप यहाँ सिंबल देख रहे हैं समझिए ये सब एडवर्स इफेक्ट के हैं जो इन्हीं ही ट्रीटमेंट ऑप्शन की वजह से आते हैं। चाहे वो समझिए पेशेंट्स के अंदर फटीक हो, हेयर लॉस हो, किडनी प्रॉब्लम हो, इन्फेक्शन होने का रिस्क हो, डायरिया हो, नोजिया हो, वोमिटिंग हो, एनीमिया से लेकर सूखी स्किन तक, या समझिए ब्रेन फॉग वो आजकल बहुत कॉमन है। अचानक बैठे बैठे समझिए विचार आने बंद हो जाते हैं, लोग बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। और समझिए कभी कभी कुछ में तो ऐसा होता है कि बीमारी की जो अपनी प्रॉब्लम है तो हैं, समझिए दवाइयों के साइड इफेक्ट की प्रॉब्लम कभी कभी उससे भी ज़्यादा हो जाती हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए और नए सेट की दवाइयाँ लानी पड़ती हैं। उनके अपने अलग साइड इफेक्ट होते हैं, और समझिए पूरा एक साइकिल चलता रहता है, तो उनको समझिए मैनेज करना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज रहता है। तो समझिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है जो अच्छा काम करती है, वो समझिए सिस्टोग्रेड डायमंड। और सिस्टोग्रेड डायमंड में समझिए डायमंड भस्मा है, हीरक भस्मा है, जिसको समझिए आयुर्वेद में मृत्युंजय कहा गया है, जो इस क्वालिटी के साथ आता है जो डेथ को डिले कर सकता है या डेथ को डिफीट कर सकता है। आयुर्वेद में समझिए बहुत ही अद्भुत औषधि के तौर पर है। तो समझिए जो सिस्टोग्रेड डायमंड है, आज हम उसके कुछ स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट देखेंगे जहां हमने एनिमल मॉडल्स के अंदर ऐसा बीमारी को पैदा किया जिसको समझिए हम कोलाइटिस एसोसिएटेड कोलोरेक्टल कैंसर, शॉर्ट में CAC कहते हैं, समझिए वो हम देखेंगे, और देखेंगे कैसे समझिए इस बीमारी को वहाँ पैदा किया जा सकता है। ये समझिए एक लंबे एक्सपेरिमेंट थे, इनके कुछ हिस्से समझिए अभी कंप्लीट हुए हैं। लगभग समझिए 6 से 8 महीने वाले लंबे डोजिंग वाले तरीके थे, क्योंकि समझिए इसमें समझिए हमें पहले बीमारी को पैदा करना था और उसके बाद अलग अलग साइकिल में इनको टेस्ट करना था। जैसे समझिए कीमोथेरेपी के अलग अलग साइकिल होते हैं, वैसे समझिए इस बीमारी को पैदा
पैदा करने की भी अलग अलग साइकिल होते हैं। ये भी समझिए बहुत चैलेंजिंग प्रोसेस हैं। बीमारी का इलाज तो समझिए चैलेंजिंग है, बीमारी को इंड्यूस करना भी समझिए उतना ही बड़ा चैलेंज होता है। तो समझिए हमने इन पे काम किया। एनिमल्स के अंदर समझिए हमने कुछ अलग टाइप के इंड्यूसर दिए। एजोक्थोमीथेन समझिए एक ऐसा केमिकल है जो शरीर के अंदर ऐसी बीमारी को इंड्यूस करता है जो कोलाइटिस जैसे सिम्टम देती है। और उसके बाद हमने समझिए फिर इनको 3 अलग अलग साइकिल में DSS दिया, जो एक और केमिकल है जो समझिए बीमारी को और ज़्यादा बढ़ाता है। तो आप देखेंगे समझिए इन एनिमल्स के अंदर आप देखेंगे 3 जो साइकिल हैं, 1 साइकिल, 2 साइकिल और 3 साइकिल, इन तीनों चक्रों के अंदर समझिए इस बीमारी की बारंबारता पे फोकस किया गया, कितनी उसकी रिस्क बढ़ती जाते हैं और कैसे कैसे समझिए जो सिम्टम्स हैं। जो एक बड़ा सिम्टम है समझिए वो है रेक्टल ब्लीडिंग, मतलब मल के साथ रक्त का आना। समझिए वो हमने नापा और देखा कि वो प्रोसेस कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और वो जो प्रोसेस है वो ये बताता है कि कैंसर जैसी अवस्था या समझिए कोलाइटिस एसोसिएटेड कोलोरेक्टल कैंसर इन एनिमल के अंदर देखने को मिले। और समझिए अब ये देखिए, ये हमने इन पे काम किया। ये समझिए डिजीज सेटिंग के दौरान वाला काम है। इन एनिमल का समझिए अब देखिए वजन कम हो गया, क्योंकि जैसे जैसे इनके अंदर कैंसर की पॉसिबिलिटी बढ़ गई, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, वैसे वैसे समझिए इनका वजन कम होना शुरू हो गया। और आप देखें हर एक साइकिल पर हमें वैसे चेंज देखने को मिले। और फिर उसके बाद समझिए जब हमने इनको देना शुरू किया सिस्टोग्रिड डायमंड 3 अलग अलग डोज पे, समझिए 20, 60 और 200 मिलीग्राम पर केजी पर डे, मतलब कि समझिए ह्यूमन डोज के लगभग आसपास की ये डोज हैं। तो आप देखेंगे समझिए ऐसे एनिमल, ये समझिए बहुत बेसल डेटा है पर लेकिन बहुत जोरदार डेटा है कि ऐसे एनिमल जिनको सिस्टोग्रिड डायमंड दिया गया था समझिए उनके अंदर वेट लॉस हुआ ही नहीं। जो समझिए बड़ी वाली बात थी कि कैंसर की वजह से जो वजन कम होता है, अचानक वजन कम होता है, हर एक साइकिल पर कम होता है। आप देखें समझिए सिस्टोग्रिड डायमंड वाले ग्रुप में इन एनिमल्स का वजन समझिए जो उनका वेट गेन था वो नॉर्मल हो गया, जो ये बता रहा था कि सिस्टोग्रिड डायमंड के अंदर ऐसी प्रोटेक्टिव कैपेबिलिटी है, ऐसी बचाव क्षमता है जो कैंसर की बीमारी की वजह से होने वाले सिम्टम से भी हमें हेल्प कर सकती है। ये समझिए बहुत बढ़िया वाले पहले वाले डेटा थे जो ये बता रहे थे कि प्राइमरी तौर पर जो प्राइमरी मार्कर है समझिए वहाँ हमें एक अच्छा चेंज देखने को मिल रहा है। और उसके बाद समझिए हमने देखा कि इनका जो बॉडी वेट लॉस इंडेक्स है, अगर उसको हम कैलकुलेट करें, ये समझिए ये कुछ जो आपको पीक्स दिखाई दे रही हैं, ये समझिए बता रही हैं कि वजन कैसे कम हो रहा है। अब इसमें एक अच्छी बात यह है समझिए हमने यहाँ पे एक सिंथेटिक वर्ड की बड़ी एंटी कैंसर दवा उस पर भी साथ साथ पैरेलल में काम किया, जिसको समझिए हम 5FU कहते हैं। ये जो दवा है समझिए इसके एडवर्स इफेक्ट कौन से हैं? वजन का कम होना। तो आप ये देखें समझिए ये वो वाले एनिमल हैं जिनको हमने बीमारी पैदा की थी। ये जो हरे रंग की लाइन है समझिए वो हैं जिनको हमने अंग्रेजी दवा दी थी। आप देखें समझिए उनके अंदर वजन और कम हो गया। और ये जो नीचे वाले आप देख रहे हैं समझिए वो वाले ग्रुप हैं जिनको हमने सिस्टोग्रिड डायमंड दिया था। तो आप देखें समझिए बहुत अच्छा प्रोटेक्टिव एक हेल्थ ड्रिवन इम्पैक्ट हमें सिस्टोग्रिड डायमंड की ट्रीटमेंट से दिखाई देता है। और उसके बाद समझिए हमने इनकी स्टूल कंसिस्टेंसी देखी, मतलब कि एनिमल के जो एक्सक्रीटा है, जो उनका मल है, उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है। अगर पेट के अंदर दिक्कत हो तो समझिए जो मल है वो बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाता है, उसकी कंसिस्टेंसी कम हो जाती है, वो बहुत फ्लूइड जैसा बन जाता है। हमने समझिए वो भी देखा और पाया कि जिन एनिमल्स के अंदर हमने बीमारी पैदा की थी उनकी कंसिस्टेंसी, उनकी स्टूल की कंसिस्टेंसी ख़राब हो गई थी, उन्हें दस्त लग गए थे, वो फ्लो आउट ज़्यादा कर रहे थे। जो नॉर्मल तरीका है एनिमल्स का समझिए वो नहीं हो रहा था। और जिनको हमने दिया समझिए सिस्टोग्रिड डायमंड, तो देखें समझिए उनका जो मल का तरीका है, मल त्याग का तरीका है और उनकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी समझिए नियर नॉर्मल पाई गई, जो एक बड़ी वाली बात थी। और उसके बाद समझिए हमने देखा रेक्टल ब्लीडिंग इंडेक्स, समझिए ये दिखाते हैं कि उनके रेक्टल से रक्त का स्राव कितना हो रहा है, ब्लीडिंग कितनी हो रही है, जो समझिए बीमारी की सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड अवस्था होती है। और आप देखें समझिए इसमें भी आप देखिए तीनों साइकिल में ब्लीडिंग का लेवल समझिए बढ़ता जाता है। पर ऐसे एनिमल जिनको आप दे रहे हैं सिस्टोग्रिड डायमंड, आप देखें समझिए उसमें ब्लीडिंग का लेवल भी कम हो गया है। और आप देखें समझिए डोज डिपेंडेंट तरीके से हमको एक अच्छा चेंज यह दिखाई देता है कि सिस्टोग्रिड डायमंड किस तरीके से इस बीमारी से लड़ने में हमारी मदद कर सकता है। और समझिए जब आप इसको कंबाइन करके देखें और आप देखें जब हम एनिमल्स को सेक्रीफाइस करें और उनके जो आंत हैं उनको आइसोलेट करें और देखें समझिए कैसी दिखती सिचुएशन। ये समझिए चूहों की पूरी एक रेक्टल है, ये जो नेचर ने बनाया है वो ऐसा है। तो नॉर्मल कंडीशन में समझिए ऐसा देखने को मिलता है। जब इनके अंदर बीमारी पैदा हो जाती है, कैंसर पैदा हो जाता है, तो अब देखें समझिए इसकी लेंथ भी कम हो जाती है, इसकी लंबाई कम हो जाती है। और ये समझिए एक बढ़िया वाला एग्जाम्पल है कि जो प्रत्यक्ष को
प्रमाण की क्या आवश्यकता है समझिए। अब ये देखिए, ये रियल एनिमल्स के पूरे ऑर्गन्स हैं, ये बीमारी वाली कंडीशन है, ये बीमारी है, ये नॉर्मल है। ये समझिए 3 डोज हैं सिस्टोग्रिड डायमंड की। आप देखें समझिए, जैसे जैसे आप डोज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उसकी लेंथ है, जो लंबाई है समझिए, वो भी अच्छे तरीके से रिकवर हो रही है और बता रही है कि जो ऑर्गन्स हैं, जो डेफिशिएंसी आ रही हैं, उनको समझिए सिस्टोग्रिड डायमंड से कंट्रोल किया जा सकता है, नॉर्मलसी की तरफ समझिए लेके जाया जा सकता है। इसके बाद समझिए हमने इनके अंदर यही हम यहीं रुके, हमने देखा समझिए कैंसर के दौरान एक बड़ी चेंजेस जो हमारे शरीर में होते हैं वो होते हैं स्प्लीन में, जिसको हिंदी में हम प्लीहा कहते हैं। स्प्लीन का समझिए साइज़ बढ़ जाता है कैंसर वाले केसेस में, जिसको हम स्प्लीनोमेगैली कहते हैं। मेगैली मतलब बड़ा होना। ये समझिए देखिए नॉर्मल स्प्लीन का साइज़ है जो एनिमल के अंदर है। ये डिजीज़ कंडीशन में देखें समझ, ये देखें लगभग समझिए 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब आप इसको ट्रीट कर रहे हैं सिस्टोग्रिड डायमंड के साथ तो देखिए समझिए डोज डिपेंडेंट तरीके से ये भी नॉर्मलाइज हो रहा है। स्प्लीन का जो बढ़ा हुआ साइज़ है, जो बड़ी सूजन है समझिए, वो भी कम हो रही है। अब ये जो क्रिटिकल डेटा हैं वो ये हैं समझिए, पिछली बार हमने थोड़ा इसके बारे में देखा था, आज हम और देख रहे हैं। यहाँ समझिए सीधे आप ट्यूमर्स को देख रहे हैं। ये हमने जब इनके कोलन को खोलकर और हिस्टोपैथोलॉजी करने से पहले देखा कि कहाँ कहाँ कितने कितने ट्यूमर हैं, तो आप देखें समझिए ये नॉर्मल वाली कंडीशंस हैं जहाँ नेचर ने इनको क्लीन बनाया हुआ है। ये बीमारी वाली कंडीशन देखें समझिए, ये मोटे मोटे ट्यूमर, ये जो बहुत इकट्ठे इकट्ठे आपको दिखाई दे रहे हैं, जहाँ लाल रंग का हमने सर्कल बना हुआ है, ये समझिए बता रहे हैं कितने ट्यूमर हैं। ट्यूमर का साइज़ और ट्यूमर का नंबर समझिए हमने दोनों देखे। कैंसर के जो मोटे मोटे घाव हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं समझिए। अब देखिए ये ट्रीटमेंट है सिस्टोग्रिड डायमंड का, जहां हमने जानबूझ के बहुत कम मात्रा दी है, और ये दोनों समझिए सही मात्रा की तरफ हैं। जब हम कम मात्रा दे रहे हैं तो समझिए ट्यूमर के नंबर कम हो रहे हैं, और जब हम सही मात्रा दे रहे हैं तो समझिए नंबर होने के साथ साथ साइज़ भी कम हो रहा है, जो ये बता रहा है कि ट्यूमर का साइज़ जो पहले 4 mm से बड़ा था वो समझिए सिकुड़ कर 1 या 2 mm तक रह गया, और जो टोटल नंबर जो समझिए लगभग 20 से 30 तक थे वो समझिए 1 या 2 तक रह गए, जो समझिए बड़ी वाली बात थी, जो ये बता रही थी कि ट्यूमर का होना, ट्यूमर का इंड्यूस होना, और उस दौरान अगर सिस्टोग्रिड डायमंड वहाँ रहता है तो समझिए कैसे सिस्टोग्रिड डायमंड के ट्रीटमेंट की वजह से वो ट्यूमर का इंडक्शन भी कम हो जाता है। वो डेटा समझिए हमने यहाँ पे देखा, और उसके बाद समझिए हमने कुछ और एक्सपेरिमेंट किए, इनकी हिस्टोपैथोलॉजी की। ये समझिए कुछ अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट हैं जहाँ हमने इन पूरे आंतों को रोल करके एक ट्यूब के तौर पर बनाया समझिए, और जैसे बंद गोभी जैसा होता है समझिए बिल्कुल वैसा हो गया। और जब आप इसको स्लाइस करके देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर तो आप देखें समझिए नॉर्मल कंडीशन में आपको एक अच्छी खासी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, और समझिए जब इसके अंदर ट्यूमर पैदा हो जाता है तो देखें समझिए जगह जगह गांठ बन जाती हैं, वो रिंग भी पूरी नहीं बन पाती, अलग अलग जगह जगह समझिए ट्यूमर दिखाई देते हैं। ये येलो कलर के जो एरो हैं समझिए ये सब ट्यूमर ही दिखाई दे रहे हैं, जो नॉर्मल कंडीशन के मुकाबले लगभग समझिए 8 या 9 गुना तक ज़्यादा हैं। और इन कंडीशन को आप देखें तो समझिए जब आप ट्रीट कर रहे हैं सिस्टोग्रिड डायमंड के साथ तो आप देखिए समझिए ये सब ट्यूमर की डेंसिटी, उनकी लेंथ, उनकी इंटेंसिटी समझिए वो सब कम हो जाती है, और ये बताती है कि सिस्टोग्रिड डायमंड ऐसे कंडीशन में एक अच्छा प्रोटेक्शन देता है। और इसको जब समझिए हम और बड़े माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, ये समझिए कुछ नए हमारे पास डेटा भी हैं। ये नॉर्मल कंडीशन है समझिए जैसे नेचर ने बनाया है, उंगली जैसी स्ट्रक्चर हमारी आंतों के अंदर होती हैं जहाँ खाना एब्जॉर्ब होता है, और ये समझिए ट्यूमर जैसी कंडीशन है। इसमें कुछ भी कैसा भी स्ट्रक्चर नहीं बचा, पूरा तहस नहस हो गया, क्योंकि ट्यूमर ने समझिए उस पूरे हिस्से को कवर कर लिया था, वहाँ कुछ काम करने वाली जगह बची ही नहीं थी। और समझिए जब आप इसको ट्रीट कर रहे हैं सिस्टोग्रिड डायमंड के साथ तो देखें समझिए ये कम डोज, ये थोड़ी सी और डोज, और ये समझिए सही डोज। तो आप देखिए समझिए टिश्यू का भी रीजनरेशन होना, प्रोटेक्शन का होना, और जो स्ट्रक्चर समझिए पहले बिल्कुल गायब हो गए थे समझिए ऐसे स्ट्रक्चर वापस यहाँ आते हुए दिखाई देते हैं, जो समझिए एक बड़ी वाली बात है, जो आयुर्वेद की औषधियों की एक अच्छी क्षमता के बारे में बताता है।